हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पहली कक्षा क्लास 9th में। आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है विज्ञान। आइए इसको देखते हैं। पहला शब्द जो है हमारा विज्ञान, ठीक है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्द हैं इसमें, थोड़ा इसको हम देखेंगे। सावधानी पूर्वक, क्रमबद्ध, प्रयोगों और परीक्षणों, ठीक है बच्चों। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या रखनी होती है, हमें बहुत ही सावधानी रखनी होती है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो जो भी हम प्रयोग करते हैं उसका जो परीक्षण प्राप्त होगा हमें सही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो इस तरह से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है, उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो है आपका दो भागों में बट जाता है। कौन कौन सा है देखते हैं। पहला जो है आपका यहाँ भौतिक विज्ञान और दूसरी जीव विज्ञान। विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, पहले इसको भी देख लेते हैं कि कितने पार्ट में बटा। ये अभी आपका दो पार्ट में बट गया। पहला हो गया भौतिकी और दूसरा हो गया रसायन शास्त्र, ठीक है। और जीव विज्ञान भी दो पार्ट में बट गया आपका। कौन कौन सा, पहला जो है वनस्पति विज्ञान और दूसरा जो है आपका जंतु विज्ञान, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं, तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। और जीव विज्ञान, नाम से भी पता चल रहा है ना, जिसमें जीव हो, जीवन हो। कौन कौन से हैं, पौधे, वनस्पति हमारे आएंगे ना, सजीव है ना वनस्पति। और जंतु से पता ही चल रहा है, जंतु है, जानवर है किसी तरह का। तो इस तरह से सजीव पदार्थों के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसको जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आइए इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते
हैं। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। ये आपकी परिभाषा होगी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह से इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। भौतिक विज्ञान वैसे पूछा नहीं जाता है आपके क्लास 9th में कुछ इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन को हम कर रहे होते हैं तो पता होना चाहिए कि हम इसकी परिभाषा एग्जैक्टली क्या लिखें ना। ठीक है। अब इसके बाद है आपका, चलिए देखते हैं मापन। मापन पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, मापन क्या है? एक तरह से ये तुलना की जाती है किसी भी मानक माप से, और मानक माप से किसी भी चीज़ का तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। विज्ञान में बिना मापन के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है। इसलिए मापन की हमें ज़रूरत महसूस होने लगी जैसे ही हमारा विकास होने लगा धीरे धीरे। और मापन के लिए हमें 2 चीज़ों का जानकारी होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी? पहला आपका जो है आंकिक मान, और दूसरी मात्रक। ठीक है। अब वो क्या होती है आंकिक मान और मात्रक, इसको आइए देखेंगे। पहले ये मापन देख लेते हैं। लिख लीजिए, इसके बारे में कुछ लिखवा देते हैं। विज्ञान पूछेगा आपका एग्जाम में, लिख सकते हैं इस तरह से, विज्ञान मापन पर आधारित होता है। किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मापन के लिए किसी मानक माप की ज़रूरत जो महसूस हो रही है वो ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ स्थान परिवर्तन के बाद तापमान के बढ़ने या घटने से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वरना क्या होएगी? हमें परेशानी आ सकती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दूरी को नापना है, दूरी को आप मीटर में माप रहे हैं। बहुत ही छोटी दूरी होती है तो उसके लिए किसी और मात्रक का प्रयोग करते हैं, देखेंगे हम लोग। और थोड़ी बड़ी दूरी है तो मीटर को किलोमीटर में भी मापना शुरू कर देते हैं। तो इस दूरी को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? समय, स्थान और तापमान के साथ वो मानक बदलना नहीं चाहिए। जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी तुलना करने के लिए। अब जैसे थोड़ी देर के लिए बर्फ़ को लीजिए, आप में से कोई सहपाठी कह रहा है कि ये बर्फ़ की सिल्ली से हम नापेंगे इस दूरी को। बेंच पे आप बैठे हुए बर्फ़ लिए हुए हैं, बर्फ़ की सिल्ली से। ठीक है। तो क्या होगा? क्या बर्फ़ की सिल्ली जो है
आपकी समय के साथ चेंज नहीं होगी? होगी ना? क्या होगा? गलता चला जाएगा और उसकी लंबाई कम होती चली जाएगी। इज इट परफेक्ट? नहीं, सही नहीं है ना? इसी तरह से मान लीजिए कि कोई बच्चा कह रहा है कि इस ग्राउंड में जो पौधे लगे हुए हैं हम उसको मानक मान लेते हैं, उसी से नापेंगे। पर पौधा जो है जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है? बड़ा भी तो होता है ना। तो क्या वो मानक सही है? नहीं। इसलिए ऐसे मानक को माना जाता है जो समय के साथ, तापमान के साथ बदलाव उसमें ना हो। ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे मापन के लिए हमें आंकिक मान और मात्रक का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस बोर्ड को ही मापना है तो इसके लिए हम लिख दिए यहाँ पे 5। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है? बोर्ड का जो माप है वो है 5। क्या 5? इससे कुछ आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मीटर ही लिख दें हम यहाँ पे। अब क्या है, पता चल रहा है? हाँ, क्या पता चल रहा है कि इस बोर्ड की माप जो है वो 5 मीटर है, जिसमें 5 क्या है आपका? आंकिक मान है, और मीटर जो है वो क्या है आपका? मात्रक है। तो पता चला, इस तरह से आपको किसी भी चीज़ को मापने के लिए आंकिक मान और मात्रक का पता होना जरूरी है। ठीक है। तापमान अगर नाप रहे हैं तो कह देते हैं 2 या 100। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है। यही लिख दें अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या पता चल रहा है? यहाँ पे 100 जो है आपका आंकिक मान हो गया और डिग्री सेंटीग्रेड जो हो गया क्या हो गया? मात्रक हो गया तापमान का। बच्चों एक चीज़ बताइए मुझे कि जब हम बुखार नाप रहे होते हैं तो कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। क्या बुखार मापा जाता है? नहीं, बुखार नहीं मापा जाता है। ठीक है, क्या मापते हैं? तापमान को मापते हैं, शरीर का तापमान कितना है। ठीक है ना। चलिए अब और आगे देखते हैं इसमें। अब इस चैप्टर में हम राशियों के बारे में शुरू करते हैं। देखते हैं राशियाँ। भौतिक राशि किसको कहते हैं? भौतिक राशियाँ। ठीक है, देखिए नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे बल भौतिक राशि है। ठीक है, वेग, लंबाई इत्यादि। ठीक है।
अब देखिए भौतिक राशि जो है आपका कितने तरह की होती है। भौतिक राशियाँ आपकी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को मूल राशि भी कहते हैं। अब आधारी राशि किसको कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। भौतिक राशियाँ दो तरह की हो गई। आधारी राशियाँ या मूल राशियाँ। दूसरी है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। अब आधारी राशियों को देखते हैं। किसको कहेंगे आधारी राशि? वे राशियाँ जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। जैसे आपको लंबाई नापनी है, क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, लंबाई अपने आप में आत्मनिर्भर है, नापा जा सकता है। समय, द्रव्यमान किलो में नापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे, ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये अपने आप में स्वतंत्र है। इत्यादि कर दीजिए यहाँ, ठीक है। व्युत्पन्न राशि देखिए, वे राशियाँ जिनको मापने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता होती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, घनत्व आदि, ठीक है। समझ में आया बच्चों? देखिए, आधारी राशि को मापने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मुझे लंबाई नापनी होगी, नापा जा सकता है, समय नापा जा सकता है, द्रव्यमान नापा जा सकता है, किसी और राशि की ज़रूरत इसको नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसलिए स्वतंत्र राशि भी कह सकते हैं इसको। स्वतंत्र राशि कौन सी है? आधारी राशि, ठीक है ना। तो आधारी राशि, और जिस मात्रक से इस राशि को मापते हैं उसी मात्रक को क्या कहेंगे? आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहेंगे। सेम यहाँ पे, वे राशियाँ जिनको मापने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और जिस मात्रक से व्युत्पन्न राशि को मापेंगे, जिस मात्रक से उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो वेग को देखिए, वेग को मापने के लिए क्या होता है? हमें दूरी का पता होना जरूरी है, समय का पता होना जरूरी है। बल को मापने के लिए हमें द्रव्यमान और त्वरण का पता होना जरूरी है। घनत्व को मापने के लिए क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान और आयतन का पता होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से ये इस पे निर्भर कर रही है। नहीं, दूरी चाहिए ना भाई, वेग के लिए और समय का पता होना चाहिए, बल के लिए द्रव्यमान का पता होना चाहिए और त्वरण का पता होना चाहिए,
घनत्व के लिए द्रव्यमान का पता होना चाहिए, आयतन का पता होना चाहिए। इस तरह से ये क्या है, निर्भर है। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे लिख लेते हैं, जिस मात्रक से आधारी राशि को मापते हैं उसे आधारी राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जिस मात्रक से व्युत्पन्न राशि को मापते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये आधारी राशि पे निर्भर हो रहा है, दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे बल बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है। अब ये जो द्रव्यमान है इसको किस चीज़ में नापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ज़्यादा छोटी होगी तो ग्राम होगा, वो देखेंगे छोटी और बड़ी का। उसके लिए उपसर्ग निर्धारित होता है, किस तरह से होता है वो। ठीक है। त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को केजी में मापेंगे और त्वरण जो होती है हमारी वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे मीटर लंबाई है और ये समय है। लंबाई की भी ज़रूरत हो रही है, समय की भी ज़रूरत पड़ रही है और केजी की भी ज़रूरत पड़ रही है। किसको मापने के लिए, बल को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, आपकी आधारी राशियाँ हैं। तो ये बल जो है बिना इस आधारी राशि के नहीं पता किया जा सकता है, इसलिए बल जो हो गया व्युत्पन्न मात्रक हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आयतन घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। द्रव्यमान क्या है आपका, यहाँ पे किस चीज़ में नापेंगे, केजी हो गया। आयतन क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है। तो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई ये सारे आपस में क्या हैं, लंबाई ही है। ठीक है। तो इसका यहाँ पे मीटर 3 बार क्यूब। तो ये घनत्व जो है बिना इस केजी के और बिना इस मीटर के नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए घनत्व जो हो गया आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। मात्रक पद्धति देखते हैं बच्चों। मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। विश्व में आधारी राशियों के लिए पहले कुछ पद्धतियां प्रचलित हुई जिनको मात्रक पद्धति कहते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई, तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो है आपकी मात्रक की जो पद्धतियाँ विश्व में प्रचलित हुई उनमें से कौन कौन सी, एफपीएस है, सीजीएस है और एमकेएस है। ठीक है। 3 मेन पद्धतियाँ थी। ये है आपका फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई का मात्रक जो होता है वो फुट होता है।
द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति जो है उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, इस तरह से एमकेएस पद्धति है, इसमें इस तरह से एमकेएस पद्धति है, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, इसको एक एक करके यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। इसे संक्षेप में एपीएस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापते हैं। ये पद्धति बच्चों ब्रिटेन में विकसित हुई। ठीक है, इसलिए इस पद्धति का दूसरा नाम भी है, उसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटीमीटर ग्राम पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम पद्धति। संक्षेप में इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति का दूसरा नाम भी है, इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। एक और पद्धति इसको कहा जाता है गॉसियन। इस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। ये जो आपकी पद्धति है सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है मीटरी पद्धति और गॉसियन पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। संक्षेप में इस पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर कॉमा द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, संक्षेप में इसे MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। टेबल में भी आपका दिया हुआ है, जिस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फास्ट कराने की कोशिश करी है। ठीक है ना बच्चों, उस टेबल को भी ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसको बोलेंगे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आइए देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए बच्चों, एक सेवरे जगह है आपका पेरिस में। वहाँ एक वैज्ञानिकों का महासम्मेलन हुआ 1960 ईस्वी में, और माप तौल का ये 11वां सम्मेलन था। और उसमें सभी देशों के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और निर्णय लिया गया कि एक ऐसा मानक हो जो सभी देशों में समान हो। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मीटिंग से जो मात्रकों के लिए एक पद्धति का जन्म हुआ, जिसको हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में इसको SI पद्धति बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसको लिखा जाता है। देखेंगे आगे। फ्रांस में नामकरण का जो एक तरीका है, हर एक वर्ड्स में वो लोग डी शब्द का प्रयोग करते हैं, स्मॉल डी। इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही इस सिस्टम का नाम पड़ा है, जो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, संक्षेप में कहें इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। 1960 ईस्वी में सेवरे नामक जगह पर पेरिस में ग्यारहवीं माप तौल का महासम्मेलन हुआ। जिसमें
आधारी राशियों के मात्रक को सर्वमान्य किया गया, मतलब सबके लिए मान्य किया गया, वही होना चाहिए। इस तरह से एक नई पद्धति, नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। उस समय तक सिर्फ 6 आधारी राशियों का ही ज्ञान था। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फ्रांसीसी नामकरण के अनुसार इस पद्धति को SI सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इस पद्धति को SI पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? 1960 ईस्वी में मीटिंग हुई थी माप तौल की, 11वां महासम्मेलन था, उसमें सारे देश के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और सर्वसम्मति से एक मीटिंग का निर्णय पास किया गया, जो कि सर्वमान्य हुआ। सर्वमान्य मतलब सभी जगह मान्य हो, सबकी सहमति से हुआ। और उसमें निर्णय लिया गया 6 आधारी राशियों का कि ये जो 6 आधारी राशियां हैं इनके मात्रक यही होने चाहिए। वो कौन से 6 आधारी राशियां हैं देखते हैं आगे। और फ्रांसीसी नामकरण है, चूँकि फ्रांस के नामकरण के अनुसार जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी वर्ड्स में स्मॉल डी यूज़ किया जाता है, तो इस पद्धति को अंग्रेजी में SI पद्धति कहते हैं। इसका फुल नेम इस तरह से हो जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, जो अभी मैंने बताया 1960 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ, वो 1970 ईस्वी में हुआ। और ये जो सम्मेलन था वो 14वां सम्मेलन था। जिस तरह से 1960 ईस्वी में पेरिस में महासम्मेलन हुआ, अगेन 14वां महासम्मेलन हुआ, वो 1900 समय लग गया थोड़ा इसमें। कोई भी चीज़ जो होती है अनुसंधान करने में समय लगता है ना, अचानक से तो होता नहीं है। इसमें किसी चीज़ को पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसका समाधान ढूंढा जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, तो एक लंबा एक प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों की सहमति होती है, तब जाकर के उसको प्रस्तावित किया जाता है। 7 आधारी राशियों को आइए देखते हैं।